नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सनी पेट एक बार फिर से आप सभी के बीच आप सभी का मैं स्वागत करता हूं जेवीएन विजन टीवी में। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने नाम के आगे एक टैग लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत कम की लाइफ में होता है जो कि बहुत कुछ सोचते हैं और उसको बहुत कम समय में अचीव कर पाते हैं। और ऐसे ही हमारे बीच एक व्यक्ति, हमारे बीच कुलवंत सिंह पोटल जी। सर, आपका जेवीएन विजन टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर, आपको कैसा फील हो रहा है इस टाइम पर? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही खुश हूँ और भी ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरी वजह से बहुत से और लोग खुश हैं, इसीलिए मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ। तो सबसे पहले जेवीएन विजन टीवी की ओर से सर को हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। तो बहुत सारे लोग पहले सर ये तो सोच रहे होंगे कि किस लिए कॉन्ग्रेचुलेशन किया जा रहा है। तो दोस्तों, हम बता दें कि सर ने अभी हाल ही 20 तारीख को पीछे आज से 10-11 दिन के आसपास का समय हो चुका है। सर का रिजल्ट आ चुका है। सर ने HAS का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। जी हाँ, तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सर, आपको अब कैसा फील हो रहा है? अब कैसे आप अभी के कुलवंत को और उस टाइम के कुलवंत को किस टाइप से देख रहे हो सर आप? पहले से ज़्यादा खुश हूँ। जी जी बिल्कुल सर। एक डिफरेंस तो ये खुशी है, तो सर के चेहरे पर ऑब्वियस सी बात है दिख ही रही है जी। अब मेहनत अगर आपको रिजल्ट मिले, अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट अगर मिल जाए तो खुशी तो होती है। और दूसरा चेंज मुझे ये लग रहा है कि मैं काफ़ी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं जो मुझे लगता है मैं फील कर रहा हूँ। तीसरा, मुझे ये लगता है कि अब मैं और भी कुछ बड़ा कुछ बेहतर कर सकता हूँ। क्या बात सर। तो ये 3 चीज़ें हैं। जी, क्या बात सर। तो सर, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन, वैसे देने की जरूरत है नहीं, इतना बड़ा नाम अपने आगे आपने इतना बड़ा टैग लगा दिया है, तो सर फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सभी के लिए सर। सर, पहले तो ऐसा कोई इतना बड़ा टैग लगाया नहीं है। नहीं, ऐसा फिर भी ऐसा होता है सर। ये आपके मुंह से सर बहुत छोटी बात लग रही है और बाकी लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। और हमारे हिमाचल के लिए बहुत गर्व की बात है, ऐसे और लोग निकले आए और आप लोगों से ही तो आगे आने वाला यूथ सीखेगा सर। तो प्लीज़ सर ऐसा ना किए। जी, मेरा नाम कुलवंत सिंह पोटन है। पिताजी का नाम श्री गुलाब सिंह पोटन है। माताजी का नाम श्रीमती शांति देवी पोटन है। मैं ग्राम थ्रोच तहसील चौपाल का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा जो है वो केंद्रीय विद्यालय गोलकोंडा हैदराबाद से पास की है। 12वीं की परीक्षा मैंने केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन अमृतसर से पास की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी अमृतसर से ही की है और फाइनली मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पास की है सर। क्या बात सर, बहुत बढ़िया। जैसा कि सर आपने देखा होगा और सुना भी होगा, हमारे इधर के एरिया में थोड़ी सी लोगों की मेंटलिटी कुछ इस तरीके से है। वो कहते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो वो कहीं और पोजीशन पे जाएगा। अगर हम उसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, प्राइवेट सेक्टर से उसको हम पढ़ाएंगे तो वो कहीं और पहुंचेगा। तो इसके ऊपर सर आप क्या सोचते हैं? कोई डिफरेंस नहीं है सर, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैं 10वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं। केंद्रीय विद्यालय भी सरकारी स्कूल है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, मैं खुशकिस्मत था कि मुझे थोड़ा एक्सपोजर बेहतर मिला, अलग अलग सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिला, तो उस हिसाब से मुझे एक्सपोजर अच्छा मिला। अदरवाइज जो मेजर डिफरेंस जो चीज़ लाती है वो मुझे लगता है कि वो आपके घर पे आपका चेक मैकेनिज्म कैसा है, आपकी पेरेंटिंग कैसी है, वो चीज़ है जो मायने रखती है। पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे केस में जैसे मेरे डैड श्री मान सिंह पोटन जी जो कि आर्मी में थे, वो उनकी बहुत ही बिजी लाइफ होने के बावजूद वो इंश्योर करते थे कि हम स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, हम लेटर्स कैसे फॉर्म कर रहे हैं, कैसे नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपका चेक मैकेनिज्म घर पे अच्छा है तो फिर आप को फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में है या प्राइवेट स्कूल में है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ कुछ थोड़ा डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि अब मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक दूर हो रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स अब सरकारी स्कूलों में मिलते हैं, तो अब इतना मेजर कोई डिफरेंस मैं समझता नहीं हूं कि रह गया है। जी जी बिल्कुल सर। तो सर, आपको कब लगा कि आपने इस फील्ड की साइड दौड़ना है, आपने इधर एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपने इस साइड को दौड़ना है? आप कुछ और भी तो कर सकते थे, आपके माइंड में होगा भी, आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आपके कुछ फ्रेंड्स इधर जा रहे हैं, कुछ जॉब्स कर रहे हैं, कुछ अदर एक्टिविटी करें, तो आपने भी कभी सोचा होगा कि मैं भी ये एक्टिविटी कर देता हूँ इस चीज़ को छोड़ के। फिर आपने यही क्यों सोचा कि मैं इसी डायरेक्शन में जाऊं? जी, ग्रेजुएशन के दौरान मुझे
क्योंकि कुछ मित्र थे जो ये एग्ज़ाम ऑलरेडी दे रहे थे, जी तो सर। उनके साथ रह के मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम देना चाहिए। तो उस दौरान मैंने मेरे जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स हैं वो मेरे काफ़ी जल्दी मैंने दे दिए थे। तो जी। मेरा जो फर्स्ट स्टेज होती है एग्ज़ाम की, जिसको कि प्रीलिम्स कहते हैं, जी। वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। तो जी। मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया, IBPS PO का एग्ज़ाम दिया। जी। और मैं जून 2013 में IBPS PO में सिलेक्ट हुआ और मैं यूको बैंक में 2017 तक काम करता रहा। 2017 में मैंने रिज़ाइन कर दिया, जो कि फाइनली 2019 में एक्सेप्ट हो गया था। जी। और 2019 फरवरी के बाद मैं मैंने एक्सक्लूसिवली इसी के ऊपर फोकस किया। जी। और फाइनली इस साल आके मुझे रिजल्ट मिला। क्या बात सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं जो क्वालिफाई करने होते हैं, फिर जाके आप इस पोजीशन तक पहुंचते हो? इसमें ये भी रहता है कि हमारे पास टाइम कम है, तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या स्टडी, कई बच्चे आर्ट्स पढ़ रहे, आर्ट्स पढ़ के आगे निकल रहे, कई कॉमर्स, तो कई किसी और चीज़ को पढ़कर कोई अलग अलग स्ट्रीम लेके आगे जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब लगता तो क्या है, वो तो एक अलग सी बात होगी। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि ये स्टडी रखोगे तो यहाँ पहुंचोगे, ये रखोगे तो यहाँ, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे सर? इस एग्जाम्स में बेसिकली 3 स्टेप्स हैं सर। जी सर। प्रिलिमिनरी स्टेज, मेंस और इंटरव्यू सर। जी। प्रिलिमिनरी में आपके 2 एग्जाम्स होते हैं सर। जी। एक GS का पेपर होता है जिसे जनरल स्टडीज़ कहते हैं, ओके जिसमें सर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिमाचल जी के करंट अफेयर्स वगैरह की आपकी जी। नॉलेज जो है वो टेस्ट की जाती है। जी जी सर। दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, जिसमें ओके। आपकी बेसिक कॉम्प्रिहेंशन स्किल, जी। थोड़ी बहुत आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह जो है वो जी। टेस्ट किया जाता है। जी सर। सेकंड जो स्टेज है वो, ये जो फर्स्ट स्टेज है ये ऑब्जेक्टिव स्टेज है सर। जी। जो सेकंड स्टेज है वो सब्जेक्टिव स्टेज है। उसमें आंसर राइटिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जी। और जो थर्ड स्टेज है वो फिर इंटरव्यू है, या फिर जिसको पर्सनालिटी टेस्ट कहें, वो है। रही बात ये कि आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, फ़र्क ही नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। जी। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फाइनेंशियली किस बैकग्राउंड से आते हैं। ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप रीजनली किस बैकग्राउंड से आते हैं। इनफैक्ट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपका पास्ट कैसा रहा है, आपने पास्ट में आपकी क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है आप वो बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग रहा है कि नहीं, कुछ मायने नहीं रखता है। मायने जो रखता है वो ये रखता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो, कहाँ से आए हो, वो मायने नहीं रखता। आप जाना कहाँ चाहते हो, अगर आपको क्लियर है कि आप जाना कहाँ चाहते हो, तो आप खुद बर खुद स्टेप्स जो हैं वो बनते ही जाएंगे उस राह की तरफ। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, कॉमर्स वाले भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, साइंस वाले भी ये क्वालिफाई करते हैं। हालांकि कॉमर्स और साइंस के ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं वो रख के काफ़ी कम बच्चे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, बट हाँ करते हैं। तो इनफैक्ट जैसे मेरी बैचलर्स अगर देखें तो वो साइंस में है, उसके बावजूद मैंने पॉलिटिकल साइंस में इस बार ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा था। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई किसी किस्म की बंदिश नहीं है कि ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई फेवरेटिज्म नहीं है, आर्ट्स वालों के प्रति कोई फेवरेटिज्म नहीं है, साइंस वालों के प्रति कोई नहीं है, कॉमर्स वालों के प्रति। जैसा कि मैंने कहा, बैकग्राउंड क्या है फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल यू नीड इज़ आपके पास ग्रेजुएशन हो, आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, आपकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 32 साल आपकी, 35 साल आपकी एज हो, यूपीएससी में 32 साल है एज। अगर आपके पास ये है तो आप बस प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। क्या बात है। तो सर इसमें जो एज है, तो एज लिमिट क्या है सर? कोई भी इसको एज जनरल कैटेगरी के लिए 35 है, रिजर्व कैटेगरीज के लिए फिर अलग अलग एजेस हैं, जिस मतलब 40-45 ऐसे हैं। तो जनरल के लिए 35 एज है। जी। जैसा कि सर ने बता दिया है तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। और सर आपको पेरेंट्स का कैसा रहा है? क्योंकि मेन चीज़ होती है किसी भी काम को करने जाओ, आप उसमें कहाँ तक भी पहुँचो, चाहे आप उसमें टॉप करते हो, चाहे आप उसमें कौन सी रैंक पे भी आते हो, तो सबसे मेन चीज़ है कि घर का सपोर्ट। तो आपको कैसे रहा जब आपने घर वालों को कहा कि मुझे ये करना है या फिर ये करना है, तो घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा सर आपके प्रति? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो फेस मैंने की वो की जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे बैंक की नौकरी छोड़ देनी है। जी। तो मेरी बैंक की नौकरी छोड़ने के डिसीजन से बहुत से लोग सहमत नहीं थे। इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी कुछ लोग थे जो सहमत नहीं थे। जी। लेकिन
मुझे मेरे बड़े भैया जी। श्री होमिंदर पोटन और मेरे डैड जी सर। श्री मान सिंह पोटन जी का पूरा सपोर्ट मिला। जी। मुझ में विश्वास जताया गया, और क्योंकि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया तो जी मुझे सर। लगा कि मेहनत करना तो बनता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि फैमिली का सपोर्ट होना तो मतलब रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट है इनफैक्ट। जी। तो अगर आपकी फैमिली आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं है जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप हो सके तो अपने पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लीजिए, उनको कन्विंस कीजिए, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स को ऑन बोर्ड लीजिए, क्योंकि जर्नी लंबी है। जी सर, बिल्कुल। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, उनसे कोप अप करना है। तो ये जो पैराफर्नेलिया कह लीजिए या कोपिंग मैकेनिज्म कह लीजिए, वो आपको चाहिए ही चाहिए। जी। और फैमिली, रिश्तेदार, दोस्तों से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई कोप अप मैकेनिज्म है। जी जी। HAS का जो एग्ज़ाम है वो आपने फर्स्ट टाइम ही क्वालिफाई किया था कि इससे पहले भी आपने ट्राई किया था सर? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था सर। जी। इससे पहले मैंने 3 बार ट्राई किया था। जो मेरी फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स थी वो मैंने बैंक में रहते हुए ही दे दी थी। जी। तो मैं उन अटेम्प्ट्स में प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जी सर। जो 3rd अटेम्प्ट थी वो लास्ट ईयर थी, जिसमें कि मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा था सर, और फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था सर। फाइनली इस साल जो है ये मेरी 4th अटेम्प्ट थी, और 4th अटेम्प्ट में मेरा नाम फाइनली मेरिट क्या लिस्ट में आया बात, क्या बात सर, आपके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है सर। तो इसमें सर जब आप एक बार आपने ट्राई किया, नहीं पहुंचे, फिर दूसरी बार आपने ट्राई किया, फिर भी नहीं पहुंचे, फिर सर आपने तीसरी बार ट्राई किया, फिर भी नहीं पहुंचे, तो फिर आपको कैसा फील हुआ सर? थोड़ा सा होता है ना, एक बार ट्राई, कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है। बिल्कुल। फिर आपके मन में होगा मैं बार बार जा रहा हूँ, बार बार जा रहा हूँ, फिर मैं क्या कमी है मेरे अंदर, तो क्या फिर ऐसा तो होगा ही सर? बिल्कुल जी। जब आप मेहनत करते हैं, एक साल का लंबा प्रोसेस है सर जी। पूरी आप मेहनत करते हैं, और फाइनली आपको जो रिजल्ट आप डिज़ायर कर रहे हैं वो नहीं मिलता, बहुत दुख होता है सर। और भी ज़्यादा दुख इसीलिए होता है क्योंकि आपको यू नीड टू स्टार्ट द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम ग्राउंड जीरो। शुरू से आपने वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना। बिल्कुल रोकना चाहूंगा सर यहाँ पे, मतलब इसमें ये चीज़ है, अगर मान के चलो आप किसमें 3 स्टेप बताए थे सर आपने, 3 स्टेप है, अगर आप सेकंड स्टेप में पहुंच रहे हो, वहां पे फेल हो रहे हो, जी, फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। या आप 3rd स्टेप में पहुंच चुके हो, बड़ी मुश्किल से वो 2 स्टेप कंप्लीट हुए, ऐसा कुछ है नहीं सर इसमें कि आप 3rd स्टेप से स्टार्ट कर पाओ? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेंस में रहते हैं तो भी आप दोबारा प्री से स्टार्ट करेंगे, अगर आप इंटरव्यू में रहते हैं तो भी आप प्री से दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी सेकंड स्टेज पे हूँ तो 3rd स्टेज से स्टार्ट करूँ, ऐसा इसमें नहीं है सर। तो बहुत मुश्किल है सर, और जैसा कि सर ने बताया, तो सर आप इसके बाद यंगस्टर को क्या कहना चाहोगे? यहाँ तक इन्होंने वीडियो देख दी है, इनको पता लग चुका है, जो भी यंगस्टर वगैरह इस टाइप पे वॉच कर रहे हैं, तो वो अंदर से होता है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हो गए कि अंदर से फील आगा नहीं यार मेरे को इस चीज़ में करना है, या कोई गलती से किसी के पास ये वीडियो पहुँच गई सर, वो इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो पूर्ण तक पहुँच चुकी है सर, तो उनको आप सर क्या कहना चाहोगे? बेसिकली 2 चीज़ें में हैं जो मैं कहना चाहूँगा। एक तो आप पहले तो ये जान लीजिए कि आपकी इनर कॉलिंग क्या कहती है जी। क्या आपको लगता है कि अगर आप इस तरफ आते हैं जी तो आप खुश रहेंगे? वैसे मेरा मानना ये है, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आते हैं, आप बैंकिंग सर्विसेज में आते हैं, आप रेलवेज़ में आते हैं, आप फार्मिंग में आते हैं, आप हॉर्टिकल्चर में कुछ करते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज आपको उस काम को करने में खुशी मिलती है तो आप उसमें बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए, फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आप ये जान लीजिए कि आपको खुशी किस में मिलती है, आपका दिल क्या कहता है। आप दिल की सुनिए। आपने एक बार ये जान लिया है कि ये मेरी कॉलिंग है, आपका रास्ता जो है वो डिफाइंड हो जाता है। जी। आपका रास्ता डिफाइन हो गया, फिर आप उस रास्ते में अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। एनर्जी लगाने का फर्स्ट स्टेप है आप प्लान कीजिए, आप टाइम टेबल बनाइए कि ये चीज़ें मैंने फॉलो करनी है। आप सिलेबस जान लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं आप सिलेबस जान लीजिए, उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप बाय हार्ट कर लीजिए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसको बाय हार्ट कर लीजिए। आपने सिलेबस बाय हार्ट कर लिया। सेकंड स्टेप इज़ आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, आपको एग्जैक्टली ये आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। थर्ड जो स्टेप है, आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप
आप जो है इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो विदाउट इंफॉर्मेशन तो हो नहीं सकती है। आप इंफॉर्मेशन कहीं से न्यूज़पेपर से उठाएंगे, बुक से उठाएंगे, वो रॉ इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करेंगे, तब जाके वो जो इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज में कन्वर्ट होगी। और नॉलेज में जो ये कन्वर्जन है ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है। तो पेशेंस रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा। व्हेन आई से कंसिस्टेंट, आई डू नॉट मीन कि आप 15 से 20 घंटे पढ़िए। व्हाट आई मीन इज आप 6 से 8 घंटे पढ़िए, बट कंसिस्टेंटली पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन आपने 15 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन आपने कुछ नहीं किया। कंसिस्टेंटली पढ़िए। स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। परसिवियरेंस इज द की वर्ड। परसिवियरेंस इन द सेंस कि फेलियर्स आना लाजमी है। आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानिएगा अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्ज़ाम हो जाए। हालांकि बहुत से लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं, पर वो भी एक्चुअली इस प्रोसेस में बहुत पहले से लग जाते हैं। वो जो भी कहें कि मैंने सिर्फ 6 महीने पढ़ाई की और ये एग्ज़ाम हो गया, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है। टाइम लगता है, समय लगता है। पेशेंस रखिए, परसिवियरेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और जो आपका दिल कहता है वो कीजिए। फैमिली जो है वो आपका लाइफ सस्टेनिंग मैकेनिज्म के तौर पे आपका काम करेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टे कनेक्टेड विद योर फैमिली। सेक्लूजन में मत चले जाइएगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली पढ़ाई ही करनी है, और क्योंकि जब फेलियर्स आएंगे तो यही लाइफ सस्टेनिंग मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म जो है वही आपको काम आता है, वही आपका मोरल जो है वापस बूस्टअप करता है और आप वापस एक बार फिर से दौड़ में उतरने का धैर्य जुटा पाते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। कहते हुए सर कि बार बार प्रयास करने से सफलता मिलती है। बिल्कुल, आपने भी एक बार प्रयास किया, नहीं सफलता मिली, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर चौथी बार फाइनली आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि भाई जो भी आपका टारगेट है, पहले टारगेट देखो अपना कि आप क्या कर सकते हो, दिल क्या चाहता है आपका, तो ग्राउंड मैप बनाओ, मैप बनाने के बाद उस पर जुट जाओ और अचीव कर लो, जैसा कि सर ने भी किया है। बिल्कुल। और देखिए, आप जो देखते हैं वो एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं। आप लेट्स से आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको कोई शानदार फिजिक वाला बंदा, इंसान देखने को मिलता है, तो आपको लगता है कि वाह यार, क्या फिजिक है, क्या बॉडी है। बट एक्चुअली आपको जो नहीं दिख रहा है वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो आपको नहीं दिख रहा है वो नहीं दिख रहा, वो क्या नहीं दिख रहा है, उसकी मेहनत जो उसने एक चार दीवारी के अंदर की है, जो पसीना उसने बहाया है, वो आप नहीं देख पा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिक देख पा रहे हो, और उससे आपको लगता है कि वाह यार, काश मेरी भी ऐसी फिजिक होती। आपकी भी हो सकती है। इनफैक्ट मुझे 2 लाइनें याद आई। इंग्लिश में एक कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो 4 दीवारी में आप कितनी मेहनत करते हैं, अलोन, अलूफ, अकेले रह के आप कितनी मेहनत करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप जब कल को रियली वॉर में या एग्जाम में उतरते हैं तो वहाँ आपका क्या हाल रहने वाला है। वो मेहनत डिसाइड करेगी जो आपके स्टडी रूम के अंदर आपने की है। जी बिल्कुल। तो मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए, जमकर लाइफ को एंजॉय कीजिए, सोशल रहिए, कनेक्टेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, घूमिए फिरिए, नेचर वॉक में जाइए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। होगा। आप ये एग्जाम नहीं होगा, हर कोई इस एग्जाम के लिए नहीं बना है। जी बिल्कुल सर। पर ये एग्जाम नहीं होगा। बहुत ही शानदार प्रोसेस है, बहुत ही अच्छी नॉलेज आप गैदर करेंगे, आप कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत अच्छा कर ही लेंगे, ये मान के चलिए। क्या बात सर, बहुत बढ़िया। तो सर आपसे बहुत सारी बातें होगी, बहुत अच्छा लगा सर बात करते। अब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन सर, आप अपने को 5 साल आज और आज से आने वाले 5 साल के बाद कहाँ पर देखते हो सर आप? सर देखता तो यहीं पर हूँ जी। पर मैं चाहूँगा, जी सर, मेरी दिली तमन्ना ये है कि मैं जहाँ भी काम करूँ वहाँ मैं बहुत लोगों को बहुत ही अच्छे से सर्व कर पाऊँ। क्या बात सर। इनफैक्ट ये मैंने कहीं और भी कहा है कि जी सर, मेरा ऑफिस जो भी हो, मेरा ऑफिस लिटरली एक किराना शॉप की तरह होना चाहिए, जहाँ जिसको जो ज़रूरत है वो अपने काम के लिए बेधड़क बेझिझक आए। उसको ऐसा ना लगे मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जा रहा हूँ, उसको ऐसा लगे, इतना नॉर्मल लगे कि एज इफ मैं किसी किराने की शॉप में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ काम अपना जो लेना है वो लेना है, और मैं भी इतनी वार्मथ से और इतनी जल्दी, इतनी प्रॉम्प्टली सर्व कर पाऊँ जैसे कोई किराना शॉप ओनर करता है। क्या बात। तो अगर मैं ये सोचता हूँ, अगर मैं इसको
इम्प्लीमेंट कर सका, जी सर, अप्लाई कर सका, तो मैं समझूंगा कि 5 साल क्या 10 साल 20 साल जितने भी साल लग जाए ये करने में, I'll be a satisfied man। क्या बात सर, बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतने अच्छे थे थॉट हमारे को आपसे मिले, तो हम भी ज़रूर चाहेंगे कि अपनी लाइफ में फॉलो करें सर। तो सर हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। एक बार जीवन विजन टीवी से बात करने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग इस टाइम पर हमें वॉच कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सर ने काफ़ी यंगस्टर के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो प्लीज़ वो अपनी लाइफ में आप जरूर फॉलो करें। इसी तरह के और चेहरे हमारे साथ आप देखना चाहते हैं तो आप जीवन विजन टीवी के पेज को जरूर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच सर।